खाकी वर्दी से खादी तक का सफर, यूपी के औरैया जिले से देश की संसद तक का सफर, योगी कैबिनेट में मंत्री से मोदी कैबिनेट में मंत्री तक का सफर, अपने ही बनाए रिकॉर्ड को अपनी प्रचंड जीत से तोड़ने का सफर, विधायक बने, राज्य सरकार में मंत्री बने, राज्यसभा सांसद बने, लोकसभा सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही लोकप्रिय जननेता की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक लोकप्रिय नेता, बेहद सौम्य और सरल स्वभाव के लिए जाने वाले प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी। बहुत स्वागत है सर संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी, अनंत शुभकामनाएं। जो प्रचंड जीत आपने इस बार लोकसभा चुनाव में हासिल की है, अपने पुराने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 लाख से ज़्यादा, करीब 6 लाख वोट और मार्जिन भी आपका करीब 3 लाख का। ये विश्वास अपने लोगों में भर पाना, एक सांसद के तौर पे अपने लोगों से जुड़ पाना। वैसे आप जाने जाते हैं 18 घंटे काम करने के लिए, लोगों से पारिवारिक संबंध रखने के लिए। मैं जानना चाहूँगी वो आपकी यात्रा जो आपने एक खाकी वर्दी के तौर पे शुरू की और आज आप देश में मंत्री के तौर पर। ये जीत का तो श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होने से और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा और पूरे 5 साल अपरिहार्य कारणों को छोड़ के, जिसमें मैं पार्लियामेंट के सेशन को अपरिहार्य नहीं मानता हूँ, मंत्रिपरिषद की बैठक को भी, क्योंकि उसके बाद भी मैं चला जाता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली से तो रोज़ गया हूँ, दूसरे शहर में गए हैं कहीं तो नहीं, तो रोज़ अपनी लोकसभा में निरंतर जाना और रात 1 बजे तक कम से कम रहना और शादी ब्याह भागवत कथाओं में 3 बजे तक रहना, ये भी एक बड़ा कारण रहा कि एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हो पाई। आपको लेकर बीजेपी ने जो भी प्रयोग किए, 14 में आपने पार्टी ज्वाइन की, 2014 में, हर प्रयोग में आप फिट बैठे हैं। जब पार्टी आप पर दांव लगाती है तो पूरी ताकत लगानी चाहिए जी। फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि छाती अड़ानी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का और पार्टी के अध्यक्षों का कि 14 लोकसभा मुझे दी, फिर 17 विधानसभा दी, फिर 19 लोकसभा दी, फिर 22 विधानसभा करहल, फिर 24 लोकसभा आगरा। तो 10 साल में 5 चुनाव लड़ाए हैं और वो भी बहुत खतरनाक सीटों पर, जिसमें फिरोजाबाद है, आगरा भी दलितों की राजधानी मानी जाती है, मुस्लिम्स की राजधानी मानी जाती है, और करहल में अखिलेश यादव से लड़ाना मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ। हार जीत जो भी हो, लेकिन कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो करहल जब तक अखिलेश यादव रहेंगे तब तक उनको करहल याद रहेगी कि किसी ने उनके घर के 5 लोगों को खूंटे से बांध करके पूरे चुनाव रखा था। 1 मिनट ज़्यादा होता है, 1 सेकंड के लिए भी राम गोपाल जी, डिम्पल यादव जी, अक्षय यादव, धर्मेंद्र और तेज प्रताप, ये 5 सांसद ये करहल छोड़ करके पड़ोस में 1 सेकंड के लिए भी नहीं गए थे जी। जहाँ तक खाकी से खादी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा खाकी से लेनिन। वो एक डायलॉग है, खाकी से खादी। तो मैं पुलिस में था और बाद में आखिरी समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रहा, असिस्टेंट स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर से मैंने BRS लिया। उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से मेरा चयन हुआ और आगरा कॉलेज आगरा मिला। चूँकि ये कॉलेज ऑटोनॉमस होते हैं, यहाँ बिना इस्तीफ़ा दिए, नौकरी छोड़े हुए हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहीं बेसिक का टीचर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, हर सरकारी विभाग को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस्तीफ़ा देंगे तो घर से बहुत मजबूत होना चाहिए। तो चूँकि परिवार भी पालना था और राजनीति भी करनी थी, तो मैं जलेसर की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 93 में 2 फरवरी 93 को पुलिस छोड़ी। इस दौरान में मुलायम सिंह जी का चीफ सिक्योरिटी अफसर भी रहा और 3 फरवरी 93 को मैंने आगरा कॉलेज आगरा उत्तर भारत का एज ए लेक्चरर मिलिट्री साइंस ज्वाइन किया और 5 साल 1 महीने में हवा के खिलाफ जलेसर से MP हो गया, क्योंकि हवा भाजपा की थी जी। और हम लोग 12-14 लोग कुछ समाजवादी पार्टी के जीतते थे, जिसमें बड़े लोग विनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह यादव, सलीम शेरवानी साहब, ऐसे बड़े लोग जीतते थे। तो जीत गए, ये सब जनता का प्यार होता है। फिर दोबारा जीत गए, फिर तिबारा जीत गए,
चौथी बार में परिसीमन आयोग ने हमारी जलेसर लोकसभा को देश में ख़त्म कर दिया। इट कन्वर्ट इनटू 5 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, सम पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी वेंट इनटू आगरा, सम पार्ट एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा। तो फिर फिरोजाबाद अखिलेश यादव से लड़ा 2009, फिर उनकी वाइफ से बाई इलेक्शन लड़ा डिम्पल यादव से, फिर 14 में अक्षय यादव से लड़ा। तो ये कहानी है। फिर 17 में टुंडला विधानसभा लड़ा, जीता तो यूपी में मिनिस्टर। फिर सपा बसपा गठबंधन होते ही पार्टी ने सोचा कि मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, तो मैं फिर मिनिस्ट्री छोड़ करके आगरा लड़ा और 21 में कानून राज्य मंत्री और उसके बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री। इसी दौरान मुझे अखिलेश यादव से 22 लड़ाया गया और फिर 24 में वापस दी गई। तो मैं पार्टी के हाईकमान का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद ये रिकॉर्ड होगा कि 10 साल में 5 टिकट, जिसमें 3 लोकसभा और 2 विधानसभाएं, बड़ी टिकटें हैं। और शायद ये भी एक हमारा इंडिया में रिकॉर्ड होगा कि सैफई परिवार से अगर कोई आदमी 4 बार लड़ा है उनके घर के 3 अलग अलग लोगों के सामने, और अखिलेश यादव से 2 बार। तो मैं 14 अखिलेश यादव से लोकसभा, 9 फिर डिम्पल यादव से, फिर अक्षय यादव से, और फिर करहल में दोबारा अखिलेश यादव से चुनाव हुआ। तो ये एक बड़ी बात है कि पार्टी, अगर अखिलेश यादव ने पिक एंड चूज मानते हुए 403 सीटों में द बेस्ट करहल चुनी, तो पार्टी ने हमको चुना। तो ये मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है। 2017 में जब आप यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर थे तो भी आपके पास मत्स्य और पशुपालन विभाग था। आपका वो एक्सपीरियंस आपको लगता है इस बार काउंट करेगा? सब योजनाएं जो हमारी सेंट्रल की होती हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप होती हैं। तो कोई राज्य की योजना नहीं थी, सेंटर की जो योजना थी ये राज्य का विषय है। तो बेसिक थोड़ी पता है, तो उसका बड़ा लाभ मिला। मुझे लगता है बायोडेटा में भी लिखा होगा कि मैं 17 से 19 यूपी में कैबिनेट मंत्री इन विभागों का रहा, तो शायद ये भी सोचा गया होगा कि उसको हम बेहतर समझ सकते हैं। और यूपी कोई हरियाणा राज्य या नॉर्थ ईस्ट नहीं है कि छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य। अगर उस राज्य में आप एक सफल कैबिनेट मंत्री रहें तो फिर वो अनुभव काम आ सकता है। तो हम ब्रीफिंग ले रहे हैं, मुझे सब चीज़ें जानी पहचानी लग रही हैं। मत्स्य पशुपालन, अगर हम इस विभाग की बात करें, डेयरी इस मंत्रालय की बात करें, देश में पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो भारत पहले पायदान पर आता है अपनी बहुत सारी उपलब्धियों के। इस खासकर मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो देश की आर्थिक तरक्की में इसके योगदान को आप कैसे देखते हैं? यही विभाग आर्थिक तरक्की कर सकता है, क्योंकि और भी करते हैं, लेकिन ये देश किसानों का देश है। देश की खुशहाली खेत खलिहान से जाती है। दूसरी बात, जब तक ये देश रहेगा ये गांव का देश कहलाएगा, देहात का। और पशुपालन और मछली पालन ये किसान से जुड़े हुए हैं। मेरे दिल के बहुत नज़दीक ये विभाग था और प्रधानमंत्री जी के दिल के नज़दीक एक बहुत सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो यदि परंपरागत खेती से किसान की आय दुगनी होती तो हम पिछले 500 साल से खेती करते हैं, हम लोग अरबपति होते। खेती हमारी तब है जब वो अतिवृष्टि से बच जाए, कम वर्षा से बच जाए, ओले से बचे, पाले से बचे, कोहरे से बचे, धुंध से बचे, नीलगायों से बचे, निराश्रित गौवंश से बचे, आग से बचे, तब जाकर के फसल हमें मिलती है। इसलिए रिस्की है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा करके कि वो रिस्क भी कवर कर दिए और किसान सम्मान निधि दे करके भी खेती को उपयोगी बनाए। लेकिन अब हम जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं दुगनी करना है, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ कि यदि प्रोग्रेसिव लोग आएँ खेती के क्षेत्र में और परंपरागत ट्रेडिशनल, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि इतना बीज बोना है, इतनी खाद डालनी है, उसको ज़रा छोड़ना पड़ेगा। और हम अपने खेत में 3 फसल गेहूँ, बाजरा और आलू करते हैं अगर, तो उसकी जगह थोड़ा सा क्रॉप चेंज करनी पड़ेगी। और यदि हम खेती के साथ साथ किसान की आय को दुगनी करनी है तो वो होगी पशुपालन से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, जो किसान सब कर सकता है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि लागत कम करके भी हम दुगनी आय कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, नैनो यूरिया का प्रयोग करके हम फसल बढ़ा सकते हैं और 40 रुपये बैग बचत कर सकते हैं
नैनो डीएपी के द्वारा 460 रुपये की बचत कर सकते हैं और यील्ड बढ़ा सकते हैं। और फूलों की खेती से मुझे लगा जब से मंत्री बना हूँ 5000 से ऊपर ज़्यादा बुके लोग लेके आए हैं। तो ये हम नहीं सबके यहाँ गए होंगे, फिर होली आएगी, दिवाली आएगी, बर्थडे आएगा, मैरिज एनिवर्सरी आएगी, उद्घाटन, समापन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती जैसे सफ़ेद मूसली इत्यादि करके हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। तो ये पशुपालन और मछली पालन हमारे में ही पिगरी है, इसी विभाग में पशुपालन है, मछली पालन। और पशुपालन से काम नहीं चलेगा, पशुपालन भी हम सदियों से कर रहे हैं। उन्नत किस्म के पशुपालन करके हमें अपनी ब्रीड नस्ल सुधार करना पड़ेगा। जो गाय कम दूध देती है चारा उतना ही खाती है, ज़्यादा देती है चारा उतना खाती है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा उतनी खाना खाता है, जो देता बिल्कुल स्कूल नहीं जाता वो भी उतनी खाता है, वो भी कपड़े पहनता है, ये भी पहनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, लेकिन अब बह सकती हैं अगर हम साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, गिर गाय और गंगा तीरी गाय की नस्ल पालें। दूसरी बात, सेग्रीगेटेड सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान करके अपनी गाय को गर्भवती कराएं तो 90% फीमेल माने काऊ पैदा होगी। अदरवाइज नेचुरल प्रोसेस से 50-50 होता है कि बछड़े पैदा होंगे, 50% फीमेल पैदा होगी। अब मैं क्यों फीमेल पे जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि मशीन युग आने से बैल अनुपयोगी हो गया है, वो यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि यदि अपना बछड़े को छोड़ें तो उसका बधियाकरण कर दें, जिससे वो दूसरे बच्चे पैदा ना कर पाए। दूसरा, वो एग्रेसिव नेचर का नहीं होगा तो लोगों को मारेगा नहीं। और अव्वल तो छोड़नी नहीं चाहिए। और ये सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करें, बछिया ही पैदा करें। जिनको बैल चाहिए वो नेचुरल प्रोसेस में जाएं। तो ये एक तरीका है। और कई लोगों के पास खेती नहीं है तो भी पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन जो किसान है तो उसके पास तो ज़मीन होती है, वो भूसा भी पैदा कर सकता है, बरसीम भी पैदा कर सकता है। तो उसे मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी अपने खेतों में रख करके वो कर सकता है। तो हमें थोड़ी अपनी पुरानी परंपराएं पैतृक छोड़ करके कृषि वैज्ञानिकों की बात मान। किसान इस सरकार के एजेंडे में रहा है। आय दोगुनी करने की बात हम देख रहे हैं पिछले कार्यकाल से लगातार चल रही है। अगले 100 दिनों में मत्स्य, पशुपालन के लिए, पंचायती राज के लिए भी आप लोग का कोई एजेंडा है? प्रधानमंत्री बहुत विजनरी हैं, वो पूरा 5 साल अपने दिमाग में रखते हैं। तो जो 100 दिन के लिए तीनों विभाग में कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे बड़े मंत्री लल्लन सिंह जी के नेतृत्व में, अपने विभाग के सहयोग से जिस उम्मीद, अपेक्षा और आकांक्षाओं को लेकर के ये काम दिया गया है, तो उसका बेस्ट हम समाज को और देश को देंगे। आपके पास, आप कानून राज्य मंत्री थे, उसके बाद आप परिवार कल्याण स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे। मैं इन दोनों ही मंत्रालयों की बात करूं तो उसमें आप अपनी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को आज कैसे देखते हैं? और जब नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का होता है और मॉनिटरिंग होती है और गाइडेंस होती है, तो कुछ लोग कुछ घंटे ज़्यादा काम करते हैं, कुछ घंटे कम करते हैं। जैसे मैं 28 साल से दोपहर में सोया ही नहीं हूँ। मैं तीनों खाने घर में नहीं खाता क्योंकि मैं कॉन्स्टेंसी में रहता हूँ। अब ईश्वर गवाह है कि 4 बज रहे हैं, मैंने लंच नहीं किया क्योंकि सुबह से 1000-1500 लोगों से मिल चुका हूँ। लेकिन हाँ, नहीं, वो कर नहीं पाते हैं, करने वाली बात नहीं है, कर नहीं पाते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उधर आप देखे होंगे कि ई कोर्ट्स हुए, पेंडेंसी कम हुई, वर्चुअल कोर्ट हुए, ई फाइलिंग हुई और एविडेंस वर्चुअल होने लगी, मीडिएशन बिल आया, आर्बिट्रेशन हुआ। ये उपलब्धियां हैं। और फिर वो उपलब्धि ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती हैं क्योंकि वो कागज़ों पे रहती हैं। स्वास्थ्य में आप देखो कि प्रधानमंत्री जी 7 एम्स मिली थी, 14 बढ़ा के 21 कर दी। इसके अलावा पेंडेमिक पीरियड में मोदी मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल, WHO ने उसकी सराहना की। एक दिन में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हुआ। PGIs बहुत अच्छी कर दी गई। सुपर स्पेशलिटी के लिए बहुत सारा अस्पतालों को करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जी ने
देने का काम किया है। इसके अलावा ई संजीवनी टेलीफोनिक रूप से लोग पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम, और जन औषधि केंद्र जहाँ पर 40% से 90% गरीबों का पैसा बचा, और आयुष्मान कार्ड। तो आज़ादी के बाद मेरे से कोई पूछे कि नंबर 1 काम, तो मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल इलाज होगा। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल फ्री में लेते हों, यदि वो बीमार हो जाएंगे तो क्या वो मैदान ताज, फोर्टिस, अपोलोज, मैक्सिस में जा सकते हैं? गंगाराम्स में नहीं जा सकते। तो वो पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, अगले दिन चाय में अदरक डाल के अपने जुकाम को ठीक करते हैं, और तीसरे दिन अपनी जेब के पैसे के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। डॉक्टर कहता है 5 दिन का एंटीबायोटिक, वो कहते हैं भाड़ में जाए डॉक्टर साहब कोर्स, हम पे तो 50 रुपये हैं इसमें जितनी दवाई आती हो। हम सबको मरना है, लेकिन 35 करोड़ लोग जिनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है मोदी जी के द्वारा, वो इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। 9 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, 90,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी निर्गत कर चुके हैं, और 27,000 अस्पतालों को उसमें शामिल किया गया, जिसमें 14,000 प्राइवेट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अब आप ये हेल्थ में बहुत आयुष्मान कार्ड, और अब उत्तर प्रदेश ने कहा कि अगर राशन कार्ड में अगर 6 नाम होंगे तो उनका भी बना दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आशा बहनें, दीपक तले अंधेरा था, जो आशा बहनें जो दूसरों के बच्चों का स्वास्थ्य ध्यान रखती हैं, उनका भी बना दिया, और आंगनबाड़ी का भी बना रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा चुनाव में घोषणा हुई थी, शायद बहुत जल्दी होने जा रहा है कि उस पर काम चल रहा है कि 70 वर्ष का यदि कोई सीनियर सिटीजन इस देश में होगा तो उसका भी आयुष्मान कार्ड होगा। 5 लाख प्रति साल, पूरे जीवन में 5 लाख दो तो इट इज़ इनफ, लेकिन हर साल। दूसरा, जैसे पुराने मॉडल की गाड़ी होती है, तो जब हम एक चीज़ ठीक कराने जाते हैं तो 3 और बीमारियां निकलती हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि अगर बुजुर्ग लोग एक बीमारी में अस्पताल जाते हैं तो 2 और वहाँ निकल आती हैं। जी बिल्कुल। तो अब उनका इलाज हुआ करेगा 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल हमारे सीनियर सिटीजन्स का। तो ये हेल्थ की उपलब्धियाँ। प्रोफेसर बघेल, हमने देखा पिछले दोनों कार्यकालों में किसान, महिलाएं, युवा, गरीब, ये फोकस में रहे सरकार के, इनका उत्थान। इस बार का जो आपका तीसरा कार्यकाल है, टर्म है, आप लोग के एजेंडे में या फोकस में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, इस बार एजेंडे और फोकस में बहुत क्लियर है, और वो क्लियर है। मैं मोदी जी को 2 शेर सुनाना चाहता हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र रहे, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उनके लिए है कि मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। 14 में वादा किया, पूरा कर दिया। 14 से 19 में किया, पूरा कर दिया। 19 में जो कहा था 24 में पूरा कर दिया। अब 24 में कहेंगे इस बार थोड़ा अलग होगा। इस बार 2047 दिमाग में है, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा। आप तो रहेंगी, आप कम उम्र की हैं, लेकिन मैं 63 साल का हूँ। नहीं, आप भी रहेंगे। हाँ, तो एक बात की गारंटी है कि मोदी जी 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल होगा, ये सशक्त देश होगा, ये सुपर पावर होगा, ये नंबर 1 इकनॉमी होगा। इस बार 5 से 3 पे लाना है, 11 से 5 अर्थव्यवस्था, 5 से 3 पे लाना है, और 1 पे भी आएगी, बहुत साल भी बाकी हैं। दूसरा ये है विश्व गुरु होगा आध्यात्मिक रूप से, और विकसित राष्ट्र होगा। उसकी नींव मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में, 19 से 24 के बीच में रखी है, और 24 से 29 में उन नींव को कुछ ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, जिससे विकसित भारत का महल जब बने तो बुनियाद मजबूत हो। ये और अंत्योदय पे तो आधारित पार्टी है। गांव देहात, किसान, महिला, आदिवासी, दलित, बिछड़े पिछड़े, ये तो हमेशा दिमाग में रहते हैं, क्योंकि ये अंतिम व्यक्ति हैं, और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए दीनदयाल जी ने कहा था। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी मुस्कान से सहमत नहीं हो रहे हैं, खिलखिलाहट लाएंगे। क्या बात है। तो कुल मिला के लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और आपने हर एक कदम पे सफलता अर्जित की है। कई बार हमने देखा है कि ग्राफ बहुत नीचे ऊपर होता है, पर आपका ऊपर ही ऊपर गया। राजनीति को आप कैसे लेते हैं, और राजनीति आपको कैसे लेती है? सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, और इस दौरान अपने 7 कार्यकाल में मैंने देखा कुछ जंग लगे हुए भी ताले खुल जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहूँगा कि शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे ताले भी खुलते हैं। सत्ता वो चाबी है जिससे ताले खुलते हैं, शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे मैं पुलिस में था तो अपने थाने के लोगों की मदद कर सकता था। डिफेंस स्टडीज़ के प्रोफेसर बोल रहे हैं। जी। तो यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा जनता की सेवा की जा सकती है।
तो इसलिए राजनीति जो है वो सेवा करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमें हमेशा राजनीतिक कम समझना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता अपने को ज़्यादा समझना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समाज सेवा की पगडंडियाँ एक दिन राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग तक ले आती हैं। मैं और आगे बढ़ के कहूँ कि समाज सेवा की, जिन लोगों को राजनीति में शौक़ नहीं है, तो समाज सेवा की पगडंडियाँ मोदी जी के ज़माने में पद्म पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति भवन तक ले जाती हैं, क्योंकि पद्म पुरस्कार देते हुए मोदी जी केवल मेरिट देखते हैं। तो जब खुशबू आती है दूर दराज से आदिवासियों की, हमारे गरीब लोगों की जो मानव सेवा कर रहे हैं, तो पद्म पुरस्कार उनको मिलता है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बातचीत करने के लिए। और इस जो सरकार है, इसका जो तीसरा टर्म है वो भी बहुत सक्सेसफुल हो, जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों। बहुत सारी शुभकामनाएं।